क्या दुनिया की सबसे बड़ी अनहोनी हो चुकी है? क्या ईरान परमाणु बम वाला मुल्क बन गया है? क्या दुनिया के सबसे बड़े जासूसी तंत्र और अमेरिकी सैटेलाइट्स की आंखों में धूल झोंकी जा चुकी है? इस्फहान पर बरसते 2000 किलो के बंकर बस्टर बम और मलबे में तब्दील होती इमारतें, ये सब सिर्फ एक आई वॉश लग रहा है क्या? क्योंकि खबर यह है कि जिस परमाणु जिन को ट्रंप ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए बोतल में बंद करने का दावा कर रहे थे, वो अब तेहरान की मुट्ठी में अंगारा बनकर दहक रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और कचहरी में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल की पेशी। ईरान की मजलिस से उठी एनपीटी परमाणु संधि को फाड़ फेंकने की गूंज बता रही है कि परमाणु बम अब सिर्फ कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। तो क्या फिर ये राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे बड़ी सामरिक और नैतिक हार साबित नहीं होने जा रही? इजराइल की सुरक्षा का दम भरने वाला अमेरिका आज अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। जब इजराइल के पास एटम बम है तो ईरान ने अपनी रक्षा के नाम पर रूस के साइलेंट सपोर्ट से वो मुकाम हासिल कर लिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं। आईएईए की रिपोर्ट में दर्ज वो 60% संवर्धित यूरेनियम अब शायद वेपन ग्रेड की दहलीज पार कर चुका है। सवाल यह है कि क्या पुतिन की तकनीक और ईरान की जिद ने मिलकर वॉशिंगटन के सुपर पावर वाले तमगे को इस्फहान की राख में मिला दिया है? क्या अरबों डॉलर के हथियार और महीने भर का युद्ध सिर्फ इसलिए था कि अंत में दुनिया एक न्यूक्लियर ईरान के सामने घुटने टेक दे? देखिए इस्फहान की शोलों के बीच से निकली वो कड़वी हकीकत जिसने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हिलाकर रख दिया है। क्या ईरान ने वो बम बना लिया? क्या ईरान दुनिया की नई परमाणु शक्ति बन गया? ईरान में अब परमाणु हमले के जवाब की चर्चा क्यों? इन सवालों का तिलिस्म जब तक टूटता, उससे पहले ईरान के तीसरे सबसे बड़े शहर पर बारूदी बरसात की नई तस्वीरों ने दुनिया को हलकान कर दिया। अमेरिका ने एक बार फिर 2000 किलो के बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल किया। टारगेट इस्फहान था। वो इस्फहान जहां ईरान का न्यूक्लियर सेंटर था, वो इस्फहान जहां ईरान का बारूदी जखीरा था, वो इस्फहान जहां ईरान के संवर्धित यूरेनियम की बड़ी खेप के मौजूद होने के दावे होते रहे। तो क्या यहीं से ईरान ने एटमी पावर की तरफ कदम बढ़ाया? क्यों बार बार कहा जा रहा है कि अब परमाणु संधि का कोई फायदा नहीं? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अब एक तकनीकी संगठन के बजाय एक राजनीतिक उपकरण की तरह काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ जासूसी के लिए किया जा रहा है। जब ईरान के दुश्मन, विशेष रूप से इजराइल, परमाणु हथियारों से लैस हैं और ईरान की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, तो ईरान को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। अब वो वक्त आ चुका है जब ईरान को परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल जाना चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों में इस संधि के भीतर बने रहने का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। जिस तरह ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को टोल की तरह इस्तेमाल करने को लेकर कानून बनाया, ठीक उसी तरह अब ईरान के मजलिस यानी संसद भी परमाणु अप्रसार संधि से निकलने के लिए चर्चा कर रही है। हो सकता है ईरान आने वाले दिनों में परमाणु अप्रसार के बंधन से मुक्त हो जाए, लेकिन सवाल है कि क्या ये सब आई वॉश है? क्या ईरान वो ताकत पहले ही अचीव कर चुका है जिसका डर पूरी दुनिया को है? दरअसल इसकी वजह भी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछली बार दावा किया था कि उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान की परमाणु ताकत को कई साल पीछे धकेल दिया, उसे मिट्टी में मिला दिया। मगर आईएईए की रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के पास अब भी 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिसे 90% यानी वेपन ग्रेड बनाने में 1 से 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है।
अमेरिका ने इस बार फिर दावा किया कि उसने एक बार फिर ईरान की एटमी साइट्स को बर्बाद कर दिया, इस्फहान को खत्म कर दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को पहले ही शिफ्ट कर लिया, उन्हें अलग अलग जगह लोकेट कर दिया। मगर इन सभी रिपोर्ट से इतर एक बात बार बार सामने आई, वो ये कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म करने पर आमादा है और इस बार फिर से नई धमकी दे डाली। Look, the president has made it quite clear to the Iranian regime at this moment in time, as evidenced by the statement that you just read, that their best move is to make a deal, or else the United States Armed Forces has capabilities beyond their wildest imagination, and the president is not afraid to use them. That's not what I said, Garrett, and you're saying the word potential for a reason, because I'm sure some experts are telling you that in your ear to try to ask me that question. Of course, this administration and the United States Armed Forces will always act within the confines of the law. But with respect to achieving the full objectives of Operation Epic Fury, President Trump is going to move forward unabated, and he expects the Iranian regime to make a deal with the administration. भारी कीमत चुकानी होगी, नरक का सामना करना होगा। इस तरह के बयानों का मतलब तो यही है कि अमेरिका बड़ी प्लानिंग करके बैठा है। लेकिन दूसरी तरफ रूस है, जो लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है और जिस वक्त ईरान में परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातें हो रही थी, न्यूक्लियर संधि से निकलने के इशारे दिए जा रहे थे, उसी दौरान रशिया ने ईरान के एटमी पावर बनने के संकेत दुनिया में रिलीज कर दिए। मेरी राय में ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान किसी न किसी रूप में परमाणु परीक्षण जारी रखेगा और आखिरकार परमाणु हथियार हासिल कर लेगा। जो कुछ हुआ है उसके बाद इजराइल और ईरान के बीच किसी न किसी रूप में परमाणु टकराव होना तय है। अब ये स्वीकार करना कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी रूसी सुरक्षा परिषद के चीफ सीधे शब्दों में कहते हैं कि हालात नहीं सुधरे तो ईरान और इजराइल के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। इसी बात को रूसी विदेश मंत्री ने आगे बढ़ाया, कह दिया कि मिडिल ईस्ट में हालात तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब यूरोपीय देश कहने लगे हैं कि इजराइल और अमेरिका को यूएन चार्टर का पालन करना होगा, लेकिन खुद यूरोप ने कई ऐसे काम किए हैं जिससे ये सिद्धांत कागज तक ही सीमित रह जाते हैं। यूएन चार्टर को लागू करवाना जरूरी है, लेकिन ये आसान नहीं रहने वाला। हालांकि जो इस वक्त हम देख रहे हैं उससे यही लगता है कि युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है। कई लोग इसे तीसरा विश्व युद्ध तक कहने लगे हैं। सवाल यही है, क्या वाकई ये हालात बन चुके हैं या ईरान अपने आसपास के इतिहास से सबक ले रहा है? अमेरिका ने इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर जंग छेड़ी थी। बाद में सद्दाम हुसैन की सत्ता गिरी, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसी दौरान लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी ने अपनी बार्गेनिंग चिप यानी WMD के खात्मे का फैसला किया, लेकिन इसके बाद लीबिया में गृहयुद्ध छिड़ा और गद्दाफी मारे गए। इस घटना के बाद उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों ने यह तर्क देना शुरू किया, अगर गद्दाफी ने अपने परमाणु हथियार न छोड़े होते तो आज वो जिंदा होती। वेनेजुएला के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे, अमेरिका ने रातों रात प्रेसिडेंट मादुरो को किडनैप कर लिया। ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की थी, लेकिन ट्रंप ने उसे कूड़े के डिब्बे में डाल दिया और अब हमला कर दिया। President Trump doesn't bluff and he does not back down. You can ask Khomeini about that. The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. President Trump will make a deal, he is willing. And the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. Just 1 month in, only 1 month, we set the terms. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. हो सकता है इसी वजह से ईरान ने अपनी परमाणु डॉक्ट्रिन में बदलाव के संकेत तेजी से जारी करने शुरू कर दिए, और इसका पहला सिग्नल तब आया जब युद्ध के शुरुआती दौर में ही यानी 3 मार्च को ईरानी टीवी पर चर्चा के दौरान ईरान मामलों के जानकार नासिर तुराबी ने कहा कि वक्त आ गया है जब हमें परमाणु बम बना लेना चाहिए। 18 मार्च को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियारों के खिलाफ स्थिति बदल चुकी है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था।
26 मार्च को रॉयटर्स में पूर्व ईरानी सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी के भाई जावेद लारिजानी का बयान छपा। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है जब ईरान को परमाणु अप्रसार संधि सस्पेंड कर देनी चाहिए। 30 मार्च को ईरानी सुरक्षा आयोग के सांसद मोहम्मद रेजा मोहसिनी ने कहा, परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने का बिल संसद में जल्द ही पारित किया जा सकता है। इसी के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने क्लियर कर दिया कि ईरान न्यूक्लियर संधि से निकलने की तरफ बढ़ रहा है। अगर परमाणु अप्रसार संधि की सदस्यता केवल कागज पर लिखी हुई बात है और हमें इससे उत्पन्न अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, बल्कि हम पर हमले किए जाते हैं या हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो सदस्य होने का क्या लाभ है? हम अभी भी इस संधि के सदस्य हैं और जब तक हम सदस्य हैं, हम निश्चित रूप से इसके दायित्वों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार नहीं मांगे हैं और न ही वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ईरान सिर्फ अपने पड़ोसियों का हश्र नहीं देख रहा, बल्कि वो रूस और चीन के अलावा नॉर्थ कोरिया को भी देख रहा है। उसकी डॉक्ट्रिन भी क्लोजली फॉलो कर रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकती और इसके बजाय हमारे खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम करती है, तो परमाणु अप्रसार संधि में बने रहना हमारे लिए व्यर्थ और अर्थहीन है। अगर ईरान को इसके बदले में केवल प्रतिबंध और धमकियां मिल रही हैं, तो हम इस एक तरफा व्यवस्था का हिस्सा क्यों बने रहें? ईरान के पास अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एनपीटी के अनुच्छेद 10 का उपयोग करने का पूरा अधिकार है, जो किसी भी देश को असाधारण परिस्थितियों में संधि से हटने की अनुमति देता है। क्योंकि जिस किम जोंग उन को न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए सन की और रॉकेटमैन तक कहा जाता रहा, असल में उसी न्यूक्लियर पावर की वजह से अमेरिका अभी तक नॉर्थ कोरिया से उचित दूरी बनाकर रखता है। वो हमला करने की नहीं सोचता भी है तो किम जोंग की आठवीं ताकत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें रोक देती होंगी। यही ईरान भी चाहता है। शायद इसीलिए दुनिया को अपने संवर्धित यूरेनियम की ताकत दिखाने लगा है। और क्या पता, ये यूरेनियम परमाणु बम की शक्ल ले भी चुका हो। क्या कोई मां अपने 11 साल के बच्चे को स्कूल भेजने की बजाय मौत के पहरे पर खड़ा कर सकती है? क्या कोई पिता अपने 5वीं क्लास के बेटे को खिलौनों की जगह चेक पोस्ट की जिम्मेदारी सौंप सकता है? सुनने में ये किसी खौफनाक फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकती है, लेकिन तेहरान की सड़कों पर यह कड़वी और लहूलुहान हकीकत है। अलीरेजा जाफरी, उम्र 11 साल, क्लास 5th स्टैंडर्ड। जिस उम्र में बच्चों को होमवर्क की फिक्र होती है, उस उम्र में अलीरेजा पर मिसाइल गिरी और वो ड्यूटी, जी हां सही सुना आपने, ड्यूटी पर अलीरेजा मारा गया। ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये मासूमियत का सिस्टमैटिक मर्डर है। सवाल है कि क्या सेना में जवान कम पड़ गए हैं? तो ईरान ने अपनी बच्चा ब्रिगेड उतार दी है। हैंगो ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अब आधिकारिक तौर पर 12 साल के बच्चों की भर्ती शुरू कर दी है। उन्हें ऑपरेशनल और सपोर्ट ड्यूटी के नाम पर मौत का कफन पहनाया जा रहा है। जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि बच्चों को जंग से दूर रखना दुनिया का फर्ज है, लेकिन आज रोम स्टैट्यूट के उन पन्नों पर अलीरेजा के खून के धब्बे लग चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ की फाइल दबी रह गई और एक हंसता खेलता बचपन ड्रोन स्ट्राइक की भेंट चढ़ गया। कचहरी में आज ये सवाल कि क्या सत्ता की भूख और युद्ध की सनक इतनी बड़ी हो गई है कि अब मासूमों की बलि दी जाएगी? क्या दुनिया इस बच्चा ब्रिगेड को चुपचाप मरते हुए देखेगी? महायुद्ध में ईरान ने बच्चा बटालियन क्यों उतारी? ईरान ने बच्चों के हाथ में बंदूक क्यों थमाई? जंग में 12 साल के बच्चे, ईरान क्या सूडान बन गया? महायुद्ध में धधकते बारूद के बीच तेहरान से जो खबर आई, उसने पूरी दुनिया की रूह कपा दी। खबर इसी फोटो से जुड़ी है। इन धुंधली तस्वीरों के पीछे ईरान की वो युद्ध नीति छिपी है जिसने ईरान की एक मां के सीने को छलनी कर दिया और लाखों माओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी।
ईरान के वॉर गेम का तिलिस्म इसी तस्वीर ने तोड़ा। खबर है अली रेजा जाफरी की, जिसकी उम्र महज 11 साल की और पेशा था ईरान का सैनिक। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, उम्र की उस दहलीज पर अली रेजा नन्हे हाथों में बंदूक लेकर चेक पोस्ट पर खड़ा था। अंजाम क्या हुआ? ड्रोन हमले में दर्दनाक मौत। ना 11 साल का अली रेजा ड्रोन हमले में मारा जाता और ना दुनिया के सामने मुजतबा की बच्चा बटालियन का सच सामने आता। 11 साल के अली रेजा की मौत मामूली नहीं है। यकीनन घर पर मातम होगा, जिसकी पटकथा हेनगाओ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत पहले ही पढ़ ली थी। हेनगाओ ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC बच्चों को ढाल बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान के सीमावर्ती इलाकों में इन बच्चों को वॉलंटियर्स यानी स्वयंसेवक के नाम पर सेना में भर्ती किया जा रहा है। चेक पॉइंट्स और गश्ती दलों में शामिल कर उनकी जंग में तैनाती की जा रही है। हेनगाओ ने पहले ही कह दिया था कि इन बच्चों के पास ना तो ट्रेनिंग है और ना ही सुरक्षा उपकरण। दावे हैं कि ईरान बच्चों को सीधे मौत की मुंह में धकेल रहा है, लेकिन तेहरान ने इसे अनसुना किया। नतीजा एक मां की कोख उजड़ गई। दरअसल अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड का जवाब देने के लिए ईरान 10 से 12 लाख सैनिकों को जंग के लिए तैयार कर रहा है। 25 मार्च को तेहरान पर बड़ी खबर आई। पता चला बसीज, IRGC और ईरानी सेना के जरिए भर्ती सेंटर्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें आम नागरिकों से लेकर नन्हे बच्चों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। हमने ईरान की हिफाजत के लिए एक प्लान तैयार किया है। इसमें युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कई लोगों ने हमें अप्रोच किया है। वो चाहते हैं कि हम सैनिकों के साथ मिलकर काम करें, उनकी मदद करें, जो दिन रात वतन की रखवाली में लगे हैं। हमने कई किशोरों को भी आते देखा है, जो बसीज चेक पॉइंट्स पर इकट्ठा होने लगे हैं। ये चेक पॉइंट शहर में स्थापित किए गए हैं। आवेदनों को देखते हुए हमने इस प्रोग्राम में शामिल होने की उम्र 12 साल कर दी है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर फॉर ईरान नाम का मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत भर्ती की न्यूनतम उम्र घटाकर 12 साल कर दी गई है। इसके पीछे भी ईरान का यह तर्क है कि बच्चे खुद आगे आकर देश की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए भर्ती की उम्र कम कर दी है। ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, बल्कि एक खतरनाक पैटर्न है जिसमें बच्चों के हाथ बंदूक थमा दी जाती है। ईरान से पहले कई अफ्रीकी देश भी सेना में बच्चों की भर्ती करते आए हैं। खासकर सूडान, यमन के हूती इसके लिए बदनाम रहे हैं। अब तक अफ्रीकी मुल्कों की वो डरावनी तस्वीरें दुनिया देखती आई है, जहां कुपोषण से जूझते बच्चों के हाथों में लंबी लंबी राइफल्स थमा दी जाती थी। लेकिन क्या ये मंजर ईरान की गलियों में आम होने लगा है? 5वीं जमात में पढ़ने वाले अली रेजा की मौत कुछ यही संकेत दे रही है। ईरान में बच्चों की भर्ती खुले कैंपस में की जा रही है, लेकिन यमन के हूती बच्चों को मदरसों से अगवा कर उन्हें जबरन जंग में झोंकते हैं। सूडान के विद्रोही जंग में बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन अटैक से बचने के गुर भी सिखाते हैं। ईरान ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन हेंगाओ की रिपोर्ट ऐसा कह रही है कि ईरान उन्हें जंग के मैदान में बिना ट्रेनिंग के भेज रहा है। बच्चों को सेना में भर्ती करने और उन्हें जंग में टूल किट की तरह इस्तेमाल करने का यह पैटर्न दुनिया को क्यों डराता है? इसे यूनाइटेड नेशंस और सेव द चिल्ड्रन संस्था की तरफ से रिलीज हुई लेटेस्ट रिपोर्ट से समझिए। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में इस वक्त भी करीब 2.5 लाख से 3 लाख चाइल्ड सोल्जर्स यानी बाल सैनिक सक्रिय हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या 12 से 15 साल के बीच के बच्चों की है। हर साल औसतन 4,500 से 5,000 बच्चे जंग से प्रभावित इलाकों में मारे जाते हैं, जबकि 12,000 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। यानी रोजाना 25 से 30 बच्चे या तो मारे जाते हैं या फिर विकलांग हो जाते हैं। यानी बात चिंता की है। 12 लाख सैनिकों का दावा करने वाला ईरान क्या अब इतना कमजोर पड़ने लगा है कि उसे 5वीं क्लास के बच्चों को मोर्चे पर भेजना पड़ रहा है? सूडान हो, यमन हो या अब ईरान, जब जंग बच्चों के स्कूल तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि उस मुल्क का भविष्य बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान कहता है कि ये बदला है और इजराइल इसे अस्तित्व की लड़ाई कहता है। बदले और अस्तित्व की इस जंग में नुकसान दोनों तरफ हो रहे हैं। इन सब के बीच पिसता वो आम इंसान है जिसका सपना एक सुरक्षित छत थी जो मलबे के ढेर में कहीं खो गई है। वैसे युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ा जाता है इंसानी हौसले के बीच,
जब आसमान से आग बरस रही हो, जब मिसाइल घरों को मलबे में तब्दील कर रही हो और जब बारूद की गंध सांसों में जहर घोल रही हो, तब जिंदगी कहां जाती है, कितनी सिमट जाती है। आज की हमारी ये रिपोर्ट सरहद की नहीं बल्कि जमीन से 500 फीट नीचे की है, जहां जंग के बीच धड़कनें रुकती नहीं बल्कि और तेज हो जाती हैं। ऊपर बारूद का शोर है, नीचे जिंदगी की खामोशी है। रणभूमि से देखिए मेरे सहयोगी अंकित त्यागी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महायुद्ध में इजराइल में जमीन से 500 फीट नीचे जिंदगी की कैसी जंग चल रही है। जब आसमान से मिसाइल बरस रही हैं, जब मिसाइलें इमारतों को खंडर बना रही हैं, तब जिंदगी कहां सांस ले रही है। ईरान के साथ जंग लड़ता इजराइल हर रोज नई सुबह की उम्मीद में जागता है, लेकिन उम्मीदों की रोशनी बारूदी धुएं में रोज गुम हो जाती है। चंद घंटे पहले ईरान ने तेल अवीव और हाइफा के सैन्य ठिकानों को फतेह मिसाइल से निशाना बनाया। पूरा इजराइल दहल उठा। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों ने जख्म गहरे दिए, घरोंदे टूटे, सपने बिखरे। लेकिन इस सब के बीच मौत को मात देती एक दुनिया जमीन के नीचे सांस ले रही है। जंग की विभीषिका में घायल हुई जिंदगी के जख्म वहां कैसे भरे जा रहे हैं। जमीन के 500 फीट नीचे कंक्रीट की उन मोटी दीवारों के पीछे जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती, वहां एक चमत्कार हो रहा है। इस वक्त मैं तेल अवीव के सबसे बड़े अस्पताल इश्किलोफ अस्पताल जो है वहां पर खड़ा हुआ हूं। और मैं यहां पर क्यों आया हूं, क्योंकि जो इस समय जंग का माहौल है, लगातार मिसाइल आ रही हैं। ये हॉस्पिटल जितना आपको जितनी मंजिल ऊपर दिखाई पड़ता है, उतना ही इसको नीचे इस जंग से निपटने के लिए तैयार किया गया है। खास बात यह है कि ये इमरजेंसी एंट्रेंस है इस अस्पताल का। ये इमरजेंसी में अभी भी यहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि ये बॉम्ब प्रोटेक्टेड है, यानी कि अगर कोई यहाँ पे मिसाइल का हमला होता है तो ये उसे झेलने के लिए तैयार है। ज्यादातर अस्पताल जमीन से 3 मंजिला नीचे पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया गया। मैं आपको अभी नीचे लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 3 मंजिला जो पार्किंग है उसे पूरे इस अस्पताल में इमरजेंसी के लिए तैयार किया गया है। ये अस्पताल अब जमीन के ऊपर नहीं बल्कि 3 मंजिल नीचे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन असल सवाल तो ये था कि बाहर जब बम धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें फट रही हैं, तब तेल अवीव के उस अंडरग्राउंड अस्पताल की कोख में एक साथ 600 जिंदगियां कैसे सांसों की जंग लड़ रही हैं। वॉर जोन में उतरे हमारे जाबाज रिपोर्टर अब इसी चमत्कार को कैमरे में कैप्चर करने निकल पड़े। हम जो पार्किंग लॉट है उसमें नीचे जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है। 3 मंजिला ज़मीन के नीचे है ये पार्किंग लॉट। और मुझे बताया गया कि अब से 20 साल पहले पार्किंग लॉट की जो जगह थी वहाँ पर ये सोच कर कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए पेशेंट्स को लाना पड़े, उन्होंने सब जो ऑक्सीजन का मीटर होता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं, वो सब लगाई हुई हैं जिस तरीके से बेड्स होते हैं। ये -2 लेवल है, यहाँ पर हम आ गए हैं। ऐसे 3 हैं, -2, -3, -4, और उन तीनों लेवल को जो है पूरा पेशेंट्स के लिए तैयार किया गया। तो चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से ये अस्पताल काम कर रहा है। 100 से ज्यादा सीढ़ियां उतरने पर जमीन के नीचे जंग से अलग दुनिया सांस लेती महसूस होती है। अस्पताल के दूसरे तल्ले पर कदम रखते ही सांसों की गारंटी का सुरक्षा चक्र मिल गया, जो सचेत कर रहा था बाहर मिसाइल अटैक होने वाला है। लेकिन घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। -2 लेवल पे हमें, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अभी सायरन बजे थे और यहाँ पर टीवी पर भी दिखाई पड़ रहा है वो एरियाज जहाँ पर मिसाइल का जो हमला हुआ है, उन इलाकों में जहाँ अलर्ट बजा था। और अभी अलर्ट के बाद भी यहाँ पर जो काम चल रहा है वो बिल्कुल जैसे किसी सामान्य अस्पताल में चलता है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। मतलब इसको आप समझें तो ये कहीं एक फील्ड हॉस्पिटल की तरह इसको पूरा तैयार किया गया है इमरजेंसी से डील करने के लिए। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं उनको ध्यान रखा जा रहा है। और सायरन बजने के बावजूद भी कैसे बिना किसी रुकावट के यहाँ पर काम किया जा सकता है,
उसको लेकर अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको लगेगा कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर तेल अवीव में इस जंग के माहौल में की जा रही है। पाताल की कोख में बना यह अस्पताल कोई मामूली नहीं, 1000 मरीजों को एक साथ नई जिंदगी देने की कुव्वत रखता है। यहाँ सफेद एप्रन पहने डॉक्टर सैनिक की तरह मुस्तैद नजर आते हैं। जब ऊपर मिसाइलें गिरती हैं, तो यहाँ नीचे ऑपरेशन थिएटर में सर्जन की कैंची नहीं रुकती। मरीजों को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हर वार्ड का विभाजन विशेष परतों से किया गया है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल को इस तरीके से कर्टन्स लगाकर ये छोटे छोटे क्यूबिकल बनाए गए हैं लोगों के लिए। मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ ये पर्दा हटाकर, यहाँ पे क्योंकि कोई है नहीं, इस तरीके से इसकी पूरी तैयारी करी गई है। ये एक हॉस्पिटल बेड है, यहाँ पर बाकी मशीनों और चीज़ों के लिए जगह है। यहाँ पर कुछ जो जगह है वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की अगर आपको सप्लाई चाहिए, साथ ही साथ और जो ज़रूरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। पार्किंग में लॉट में आप आते हैं तो नंबर होते हैं, ये 40 नंबर है, तो किसी डॉक्टर की गाड़ी 40 नंबर की यहाँ पर खड़ी होती थी और अब उस इलाके को इन्होंने एक बेड के तौर पर बना दिया है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 से ऊपर है। अभी 600 पेशेंट यहाँ पर जो है उनकी देखरेख की जा रही है। यहाँ धमाकों का शोर नहीं सुनाई देता, कुछ सुनाई पड़ता है तो मेडिकल मशीनों की आधुनिक आवाजें, जिनकी निगरानी में डॉक्टर मुस्तैद रहते हैं। महायुद्ध के बीच जंग लड़ती जिंदगी को हौसले के डोज दिए जाते हैं। सोच के देखिए कि जंग से पहले 1 महीने पहले ये पूरा जो जगह थी एक पार्किंग लॉट था, मतलब यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती थी हॉस्पिटल के स्टाफ की। अगर मैं आपको बताऊं कि जो पीछे आप हिब्रू में देख रहे हैं, ये यहाँ के जो CEO हैं हॉस्पिटल के, उनकी पार्किंग की रिजर्व जगह है। यानी कि लाल रंग से जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है कि -2 लेवल पर यहाँ पर उनकी गाड़ी आएगी और यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। ये जो पूरा लॉट है ये उनका है, नंबर 67 अगर आप देखेंगे तो ये CEO का पार्किंग रिजर्व था। अब उसके नीचे एक अस्पताल का बेड लगा हुआ है। मिसाइल छतें गिरा सकती है, दीवारें तोड़ सकती है, लेकिन वो उस उम्मीद को नहीं मार सकती जो जमीन के 500 फीट नीचे जन्म लेती है। रणभूमि की सबसे सटीक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने वाले हमारे रिपोर्टर के लिए भी यह अनुभव वाकई करिश्माई था। तो ये एक एक्सपीरियंस जो था ये मेरे लिए भी बहुत सरियल, जिसे कहते हैं, बहुत ही आप शायद शब्दों में भी बयान करना बड़ा मुश्किल एक्सपीरियंस है कि कैसे एक अस्पताल पार्किंग लॉट से चल रहा है। 3 फ्लोर जो है अंडरग्राउंड, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब जंग का माहौल है, लड़ाई का माहौल है, तो यहाँ पर सुरक्षित तौर पर डॉक्टर्स अपना काम कर सकें और पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। जो ये पोर्टेबल मशीन्स हैं इन पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं एक्सरेज, पेशेंट्स को क्या ट्रीट करना है, और सारी जो कोशिश है वो इस बात की है कि जब मिसाइल ऊपर से जा रहे हों, जब सायरन ऊपर से जा रहे हों, सायरन बज रहा हो, तो पेशेंट्स को भागना ना पड़े। जंग सिर्फ ये नहीं सिखाती कि कौन कितना ताकतवर है, ये जंग ये भी सिखाती है कि इंसान का जीने का जज्बा मौत की हर साजिश से बड़ा होता है। अस्पताल में 600 मरीज हैं, डॉक्टरों की बड़ी टीम है जिसने महीने भर से सूरज का मुंह नहीं देखा। ये जो नीचे अंडरग्राउंड अस्पताल है उससे बाहर निकलकर अभी आया हूँ और हम सड़क पे इस वक्त जो उनका मेन जो लेवल है वहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया तो मुझे सूरज चमक रहा है, बहुत बढ़िया दिन है। लेकिन मैंने पूछा कि जो लोग नीचे हैं वहाँ सनलाइट नहीं आ सकती, वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आ सकती, कैसे वो लोग काम करते हैं। तो मुझे बताया गया कि जो कई ऐसे वहाँ पे पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं जिन्होंने 1 महीने से, जब से जंग चल रही है, सूरज नहीं देखा है। लेकिन जितने इस वक्त हालात हैं उसमें शायद जान बचाना, अस्पताल का काम करना, वो बहुत बेहद ज़रूरी है। तो किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है तेल अवीव में, ये कोशिश थी कम से कम दिखाने की कि अस्पताल इम्प्रेसिव आपको दिखता है लेकिन फिर भी वो परफेक्ट नहीं है। शांति के समय में ही ये सब चीज़ें आराम से की जा सकती हैं, पेशेंट्स को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं। तेल अवीव में अंकित त्यागी, NDTV इंडिया। खाड़ी के इस युद्ध ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तकनीक जगत में हड़कंप मचा दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने सीधे तौर पर अमेरिका की 18 दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनीज को अपना वैध सैन्य लक्ष्य घोषित कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि अब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल और बोइंग जैसी कंपनीज ईरानी मिसाइल के टारगेट पर हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमले और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं उनमें इन कंपनीज के AI और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है।
ईरान ने अल्टीमेटम दिया है कि 1 अप्रैल से इन सेंटर्स पर हमले होंगे, लिहाजा कर्मचारी यहां से हट जाएं, ऑफिसेस खाली कर दें। ये वो ऑफिस हैं जो ईरान के आसपास खाड़ी मुल्कों में बने हैं। एक तरह से ईरान मिसाइल हमलों का बदला ले रहा है। ईरान के इस गुस्से की आग के पीछे का वो स्कूल भी है जहां कुछ दिन पहले अमेरिकी हवाई हमले की वजह से मातम पसरा था। यहाँ की दीवारें अब भी 165 मासूम बच्चियों के खून के धब्बे और बिखरी हुई किताबों की गवाही दे रही हैं। इस बर्बरता की गवाही जिसे दुनिया ने चुपचाप देखा। इसी स्कूल में पहली बार रिपोर्टर पहुंचे। ईरान से आई ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पहली बार ईरान के अंदर से रिपोर्ट। पहली बार ईरान में वॉर रिपोर्टिंग की तस्वीरें। जमीन पर रिपोर्टर, कैमरे पर क्या दिखा। ईरान की ये वो जगह है जहां 160 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे, लेकिन एक मिसाइल आई और पल भर में ही हंसते खेलते बच्चे दुनिया से चले गए। युद्ध की विभीषिका की भेंट चढ़ गए। अब यहां कुछ नहीं है, सिर्फ मलबे का ढेर है। क्लासरूम में पोस्टर है, खिड़की से झांकता युद्ध का स्याह सच है। वो सच जिसने दुनिया को बता दिया कि युद्ध के सामने जिंदगी के कोई मायने नहीं, कोई कीमत नहीं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा हुआ था कि उन्होंने ईरान के सैन्य ठिकाने पर हमला किया, लेकिन रीजन टू रेजिस्ट पॉडकास्ट के होस्ट दिमित्री लास्करिस जब यहां पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट में कुछ और ही सच कैद हुआ। यहाँ घास आपको दिख रही है, इसका मतलब है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस इमारत के परिसर में कोई नियमित गतिविधि नहीं होती, चाहे इसका मकसद कुछ भी रहा हो। साफ तौर पे इसका उपयोग बख्तरबंद वाहनों या मिसाइल लॉन्चरों या किसी भी तरह की चीज को पार्क करने के लिए नहीं किया जा रहा था। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि हाल ही में इन लंबी घासों या खरपतवारों को किसी भारी वाहन से रौंद दिया गया हो। तो आप इमारत के इस छोर पर अंदर देख सकते हैं, बस कुछ कुर्सियां रखी हैं। ये भी बहुत पुरानी इमारत है। ऐसा लगता है ये सामने की तरफ थी। ऐसा लगता है कि ये बहुत जर्जर हालत में थी। इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा था। आप देख सकते हैं पेंट पुराना और फीका पड़ चुका था। निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता कि इस इमारत का संरक्षण किया जा रहा था, लेकिन यह किसी न किसी तरह इस्तेमाल हो रही थी। यहाँ अंदर की सतह पर बहुत जंग लगी है। दरअसल अब तक ईरान पर हवाई हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हवाई हमले के बाद धुएं का गुबार दिखता, मगर इसके बाद क्या होता, कितनी तबाही मची, कितना नुकसान हुआ, तो उसका कोई जिक्र सामने नहीं है। ईरान बार बार वीडियो जारी कर रहा है, धमकी भी दे रहा है, अमेरिका और इजराइल दोनों को। लेकिन यह भी सही है कि ईरान ने चंद लोगों को ही जमीन पर एक्सेस दिया। कुछ पत्रकार ईरान की जमीन पर उतरे और उन्हें युद्ध में बर्बाद हुए इलाकों की तरफ ले जाया गया। ऐसी ही एक जगह थी तेहरान का मीनाम स्कूल, जहां ईरान के मुताबिक मिसाइल हमला हुआ, सैकड़ों बच्चे मारे गए। अब यह जगह कैसी दिखती है? स्कूल और उसके आसपास के इलाकों में तबाही के कैसे निशान थे? दिमित्री और ईरान के स्थानीय पत्रकार अली ने जो कुछ भी देखा उन्हें एनडीटीवी आप तक ला रहा है, क्योंकि पहली बार ईरान की जमीन से रिपोर्ट आई है। हम पहले ऐसे ग्रुप हैं जिन्हें मिनाब स्कूल के पास वाले इस इलाके में आने की इजाजत मिली है। ये उन गोदामों में से एक है जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया था।
कि पूरा इलाका रिहायशी था, लेकिन आप यहाँ पहुँचने वाले पहले ग्रुप है। ये दवा का एक बड़ा गोदाम था। ये आंखों में डालने वाली दवा लग रही है। ये प्लास्टिक की थैलियां हैं। बिल्कुल, ये मेडिकल अंडरपैड्स। इस बात के काफी सबूत हैं कि ये चिकित्सा सामग्री का केंद्र था। आप यहाँ गोलियां देख सकते हैं। मेरे आसपास बहुत सारी गोलियां हैं। डायपर भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। A lot of them here around me. Diapers? Diapers, brother. The lethal diapers? Yep, a lot of them there. You can see. इसका मतलब यह है कि स्कूल के आसपास एक मेडिकल फैसिलिटी यानी अस्पताल भी था और इसी वजह से दवाओं का ढेर दिखाई दिया। इसके बाद दिमित्री और उनकी टीम को स्कूल की एक टीचर मिली जो उन्हें कंपाउंड के उस हिस्से तक ले गई जहां स्कूल था। यहाँ बच्चों के बैग, पेंसिल बिखरी हुई थी, सब कुछ टूटा हुआ था। ऐसा लगा कई बच्चों का बचपन एक झटके में खत्म हो गया। एक कोना ऐसा भी था जिसे बच्चों ने अपनी पेंटिंग से सजाया था। रंग बिरंगे पेपर्स थे। पेपर वहीं रह गए। इन्हें चिपकाने वाले, इनसे खेलने वाले, इन्हें लगाने वाले हाथ शायद अब इस दुनिया में नहीं है। एक शख्स हमले के बारे में बता रहा था, तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगा। हमें लगता है इन शब्दों के लिए अनुवाद की जरूरत नहीं है। ولی همه اینجا کمک میدادن و بچه‌ها رو می‌آوردن بیرون. واقعا یه وضعیه. जेसी ने बताया कि जिस समय विस्फोट हुआ वो यहाँ पहुंचे और मलबे से बच्चों को निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये जोखिम भरा था और एक और हमले का खतरा था, लेकिन सभी लोग यहाँ मौजूद थे। स्थानीय निवासी, बच्चों से लेकर माता पिता तक, सभी मदद करने और मलबे के नीचे से बच्चों को निकालने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चे बिल्कुल नहीं मिले। कुछ के सिर नहीं थे, कुछ के हाथ नहीं थे। उन्होंने बताया कि पहले विस्फोट के तुरंत बाद इस जगह पहली मिसाइल को दागा गया। दूसरी मिसाइल वहां एक गोदाम को निशाना बनाकर दागी गई। अभी तक की रिपोर्ट से यह समझ आया कि जिस वक्त हमला हुआ वहां कई बच्चे मौजूद थे और कई ऐसे थे जिन्हें निकलने का मौका तक नहीं मिला। जब परिवार वाले आए तो बच्चों के नाम पर पहचान करना मुश्किल था, क्योंकि शरीर के कई अंग क्षत विक्षत हो चुके थे। इसके बाद अली ने बताया कि जिस जगह हमला हुआ वो 18 साल पहले एक सैन्य बेस था, लेकिन अब यहाँ स्कूल था, बच्चे थे और उनका बचपन जो इस जंग में फेर चढ़ गया। Whole area has turned into a school here. पूरा इलाका यहाँ एक स्कूल में बदल गया है। यहाँ एक क्लिनिक और दवाइयों का गोदाम भी है जिसे निशाना बनाया गया है, शायद 200 से 300 मीटर दूर। आप वहाँ तबाही देख सकते हैं। छत पूरी तरह से नष्ट हो गई है और एक और गोदाम को भी निशाना बनाया गया है, जो शिक्षकों और शिक्षा मंत्रालयों के कर्मचारियों के लिए एक तरह का स्टोर था। हमारे देश में अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए कुछ प्रकार के स्टोर होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षकों के लिए उन्हें कुछ सब्सिडी प्रदान करने के लिए, जिन्हें हम ताओबानी कहते हैं। दोनों गोदामों को निशाना बनाया गया है और ये पहला है। यहाँ पहली मिसाइल गिरी जिसके निशान देखे जा सकते हैं। मुझे इस बारे में जानकारी मिली है क्योंकि ज्यादातर ये चर्चा हो रही है कि ये लड़कियों का स्कूल था, लेकिन ये लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए था। That has left an impact here, and also I got information about Amina because mostly it is being discussed that this was a school for girls. इसी तरह बर्बादी के निशानों को कैमरे में कैद किया जा रहा था और दुनिया को यह बताने की कोशिश थी कि युद्ध जब होता है तो कितने मासूमों का, निर्दोषों का खून बहता है। मगर अफसोस इस बात का है कि इस युद्ध का फिलहाल कोई अंत नजर नहीं आ रहा। ईरान मिटने पर आमादा है तो अमेरिका मिटाने पर।